अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले जी मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमें जी डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब ने जॉइन किया है। सर का एक बड़ा ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल है, उनके चैनल को भी और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं, थैंक यू सो मच। भाई थैंक यू वेरी मच आजू जी मुझे बुलाने का, और आपके सुनने वालों को मेरे तरफ से भी सलाम, नमस्ते, हेलो, हाय। और सर आज हम आपसे सीखने की कोशिश करेंगे थोड़ा कि ये बताइए कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, आपकी कंट्री के, उनकी बहुत तारीफ़ें की जाती हैं। खैर वो तो अब हमारे मुल्क में भी की जाती हैं, इमरान खान भी कर रहे हैं, बाकी सब भी कर रहे हैं। उसके बाद जो मतलब हमारे तो खैर जब ये हट जाते हैं सीट पे से एज़ अ प्राइम मिनिस्टर तो तारीफ़ें शुरू कर देते हैं इंडिया की, उससे पहले पता नहीं क्या होता है इनको। लेकिन बाकी दुनिया में भी जो है तारीफ़ की जा रही है और यूएई की तरफ से भी कहा गया है और कि बहुत इम्प्रेस्ड हैं आपके मिनिस्टर से। तो सर ऐसी क्या बात आप समझते हैं, क्या चेंज है इस बार फॉरेन पॉलिसी में इंडिया के जो पहले नहीं था? क्योंकि पहले भी बेशक अच्छी होती होगी लेकिन हमने कभी इतनी तारीफें नहीं सुनी जैसी अब होती हैं। देखिए, एक इमरान खान को एक एक नई बीमारी हो गई है कि व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी लाइक मोदी। हम्म, उनको ये हो गया ना, जैसा मोदी के बारे में इंडिया में नारा है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसा नारा हो कि इमू है तो मुमकिन है। तो दैट इज हिज एस्पिरेशंस। तो वो मेरे ख्याल से अक्रॉस द बॉर्डर देखते हैं कि अरे वो भी रिलीजन और पॉलिटिक्स को यूज करते हैं, मैं भी रिलीजन और पॉलिटिक्स क्यों, तो व्हाई एम आई नॉट मोर ऑथेंटिक। तो एक वो एक प्रॉब्लम है। दूसरी चीज ये है कि मेरे ख्याल से वो उनका जो तारीफें हैं इट्स नॉट सिंसियर। वो तंज कर रहे हैं जो करंट आपके गवर्नमेंट है। हम्म, लेकिन ये बात तो शक सही है, देयर इज नो डाउट कि पिछले 10-15 साल में, इनफैक्ट आई वुड से कि पूरी तारीख में दोनों मुल्कों की, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वाज रन बाय अडल्ट्स और हम्म, सोबर लोग। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हमेशा अपॉर्चुनिस्टिक्स और नॉट रन बाय अडल्ट थिंकिंग, ये तो साफ जाहिर है। और अगर मैं आपको और वादे करूंगा, तीसरी चीज ये है कि मैं आपके जो फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो यहाँ पे उनको काफी एयर टाइम मिला था वॉशिंगटन में जब वो यूएनजीए के लिए आए थे, यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग में। तो मैं देख रहा था, तो पाकिस्तानी अमेरिकन तो बड़े इम्प्रेस हो गए थे कि यंग आदमी इतनी जबरदस्त बातें कर रहा है, और ही इज वेरी कैजुअल रिलैक्स्ड, मतलब अंग्रेजी बेहतर बोलते हैं ना वो उर्दू से, सो ही इज एट होम वेस्टर्न हम्म, एनवायरनमेंट। लेकिन मुझे लगा कि वो अपना जॉब कम कर रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर का ऑडिशन दे रहे हैं। तो इट वाज लाइक ही इज ऑलरेडी, यानी अपना ये जॉब करने के बजाय वो दूसरे जॉब का सोच रहे थे। इट वाज क्वाइट हम्म, अपेरेंट टू मी बिकॉज आई वाज नॉट एनामर्ड, मैं जरा इंप्रेस नहीं हुआ था उनसे। हम्म, लेकिन अगर आप जयशंकर को देखें, ही इज फोकस्ड ऑन हिज जॉब। राइट। और दूसरी चीज ये है कि अनलाइक बिलावल भुट्टो हु इज लर्निंग ऑन द जॉब, ये आदमी की जिंदगी भर का प्रिपरेशन ही यही था। 20-25 साल की उम्र में शायद वो आईएफएस ऑफिसर बन गए। उसके बाद उन्होंने पूरी सर्विस की, रिटायर हुए, एंड ही रीच द हाईएस्ट पोजीशन इन द ब्यूरोक्रेसी, फॉरेन सेक्रेटरी वो बन गए। ही वाज एम्बेसडर टू सम वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज, वो जापान में भी सर्विस करे, चाइना में भी सर्विस करे। फिर उसके बाद देन ही बिकेम फॉरेन मिनिस्टर। तो आई थिंक ये जो ब्यूरोक्रेसी से जो बोरो किया है, तो आई थिंक मोदी की ये डिसीजन टू मेक हिम फॉरेन पॉलिसी मिनिस्टर इटसेल्फ शोज के दे रेस्पेक्ट एक्सपर्टीज इन द फील्ड। ये नहीं कि अपने रिश्तेदार को उठा के इधर से उधर से ला के बिठा दिया जॉब पे, वेदर क्वालिफाइड और नॉट। सर सो आप द मैन, बिल्कुल ठीक सर आप या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे बिलावल भुट्टो का तो खैर कंपैरिजन बनता ही नहीं है डॉक्टर जयशंकर के साथ, बिल्कुल भी नहीं बनता। लेकिन मैं आपसे ये कह रही थी कि जो पहले इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स रहे हैं उनसे अगर आप कंपेयर करें तो तो अगर कैसे आप डिफरेंट देखते हैं? गो बैक इन लुक, देखिए हम्म, फॉरेन पॉलिसी का जो मकसद होता है, उसके दो तीन मकसद हैं। एक तो एक जो आपके नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं और आपके जो नेशनल इंटरेस्ट है,
उनकी हिफाजत करें और मुल्क के ताल्लुकात दूसरे मुल्कों के साथ बेहतर करें। दिस इज़ द गोल, राइट? और अगर आप उससे उसके थ्रू आप इकोनॉमिक रिलेशन भी बढ़ा सकते हैं, ट्रेड बढ़ा सकते हैं, सॉफ्ट पावर बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली आपका मकसद है, यू आर लाइक द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ योर कंट्री। ये रोल है फॉरेन मिनिस्टर का। और आप हिफाजत भी, ये बहुत सिक्योरिटी, आप सिक्योरिटी गार्ड भी हैं और आप मार्केटिंग मैनेजर भी है। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी का एवोल्यूशन है, इट हैज आल्सो चेंज्ड बिकॉज ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक क्लाउट और मिलिट्री पावर, राइट? जैसा जैसा इंडिया पावरफुल होते गया, इंडिया बिकेम मोर एंड मोर एग्रेसिव। सो फॉर एग्जांपल, मैं अभी कल एक इंडियन स्कॉलर हैं जिनका नाम है आराधना तलवार, उनके साथ इंडिया की जो मिडल ईस्ट की फॉरेन पॉलिसी है, उसको, उसका एवोल्यूशन को हमने स्टडी किया तकरीबन, कि कैसा बदली है। तो आपको पता है, इंडिया फलस्तीन को भी बहुत जल्दी रिकग्नाइज कर लिया था एज ए कंट्री, और इसराइल को भी 1950s में ही रिकग्नाइज कर लिया। तो इंडिया वाज ट्राइंग टू, ये जो इंडिया का जो अटेम्प्ट है ना, टू रिमेन स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस और हर बंदे से मिल के रहे, वो शुरू से ही ये एटीट्यूड था। लेकिन उन्होंने इसराइल के साथ ताल्लुकात नरसिम्हा राव के दौरान 1992 में एस्टैब्लिश किए, तकरीबन 42 इयर्स लेटर। तो इट शोज कि इंडिया हैज प्रोग्रेसिवली बिकम मोर कॉन्फिडेंट, और उस कॉन्फिडेंस के साथ असर्टिवनेस आया। और तीसरी चीज ये है, इंडिया में नी जर्क रिएक्शन नहीं होता। देखिए, आप जिस तरह के टर्की की पॉलिसी ले लें, टर्की की पॉलिसी इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, अब वो फिर वापस इसराइल के गोद में बैठ गए, राइट? इतने उन्होंने तमाशे किए थे, जाके अहमद दावूदोगलू ने आंसू हम बिछाए गाजा के ऊपर जाकर, अर्दोगान ने कुरान की आयतें पढ़ दी, उनकी बेगम रोने लग गई, ये सब। अब वो सब कहाँ गया? वो सब मतलब इट्स लाइक सडनली उनकी फॉरेन पॉलिसी इधर जा रही है, कभी रशिया की तरफ। तो ये जो नी जर्क रिएक्शन है, इट शोज के जो लीडरशिप है, एक, वो अपने जो एस्टैब्लिशमेंट है उनके फॉरेन पॉलिसी का, उसके बारे में सुन नहीं रहे, राइट? आपने देखा होगा पिछले चंद महीने में व्हाइट हाउस ने तकरीबन 3 बार बाइडेन को करेक्ट कर दिया कि नहीं, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं है। और प्रेसिडेंट, क्या कैन यू इमेजिन, ये क्या ये चीज तुर्की या पाकिस्तान में हो सकती है? कि अर्दोगान ने एक चीज कह दी और फिर दूसरे दिन स्टेटमेंट आया कि नहीं, प्रेसिडेंट ने बात गलत की, हमारी पॉलिसी वही है। यानी जब बाइडेन ने गलती से कह दिया था कि हम पुतिन का रिजीम चेंज करना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद गलती से कह दिया कि हम जंग लड़ लेंगे चाइना से ओवर ताइवान। तो मुझे लगता है कि जो डेवलप्ड मुल्क होता है ना, उसके पास जो फॉरेन पॉलिसी की जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो इंटरनल थिंक टैंक्स होते हैं, वो 5 साल, 10 साल, 20 साल की जो है सो फॉरवर्ड थिंकिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरेस्ट को जाहिर करते हैं। आप देखिए, अब अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट भी आ गया पिछले महीने। अब डिफेंस डॉक्यूमेंट पब्लिक के सामने है, सारी नजर। ये ये डॉक्यूमेंट्स मिसाल के तौर पे मैंने पाकिस्तान से कभी नहीं देखा। इंडिया के पास से डॉक्ट्रिन्स आती हैं। आपने देखा होगा जयशंकर की जो किताब है, अगर आप वो पढ़े तो यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया ऑफ वेयर इंडिया फॉरेन पॉलिसी थिंकिंग इज गोइंग, राइट? तो दैट इज, वो जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट मेच्योरिटी है इंडिया की, वो आपको इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में नजर आ रही है। और दे आर वेरी स्मार्ट। इंडिया का आईएफएस एग्जाम पास करना उतना आसान नहीं है, लोग 1.5 साल 2 साल पढ़ते हैं। द ब्राइटेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड फॉर 2 years टू गेट इनटू इट, समझ रहे हो? उसमें लाखों अप्लाई करते हैं, मुश्किल से 100-150 को चांस मिलता है टू बी, सो दे आर ऑलरेडी वेरी स्मार्ट एंड ब्राइट पीपल। तो शुरू से कहिए कि जो एस्टैब्लिशमेंट, आपके पास मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट काफी वेल एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन आपका फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट है ही नहीं, राइट? तो बोलने वाला प्राइम मिनिस्टर है, फिर थिंकिंग कहाँ हो रही है फॉरेन पॉलिसी की, विच इज सेपरेट फ्रॉम मिलिट्री थिंग। तो ये, दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई फॉरेन पॉलिसी में उतनी मेच्योरिटी नजर नहीं आती। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान इज नॉट अप्रिशिएटिंग इंडिया की जो कोर पॉलिसी यानी फिलॉसफी है, नॉन अलाइन से वो अब मल्टी अलाइनमेंट, व्हिच इज बेसिकली मीन वी आर नॉट गोइंग टू बी अलाइंड विद एनीबॉडी। पहले भी दे सेड वी विल नॉट बी अलाइंड विद एनीबॉडी, अब कह रहे हैं विल बी अलाइंड विद एवरीबॉडी। लेकिन बेसिकली ये कह रहे हैं कि हम एक के नहीं होने वाले हैं, राइट?
तो देयर इज अ फिलोसॉफिकल थॉट बिहाइंड इट। तो उस ये सारी चीजें अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं वो, बस इमरान खान बस ये अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई वो वेस्ट की बात नहीं सुनते, उनमें इतनी हिम्मत कहाँ आ गई कि वो अमेरिका को भी जवाब दे देते हैं, रशिया के साथ भी दोस्ती करते हैं, तेल भी खरीद लेते हैं, उन पे कोई डिमांड नहीं कर रहा। लेकिन ये जब प्राइम मिनिस्टर थे, वेस्ट और यूरोप ने दबाव डाला था कि आप रशिया को, तो इससे वो एनवी है, मतलब ये एनवी है कि भाई दे गेट अवे विथ थिंग्स दैट आई कांट गेट अवे विथ, एंड दे कैन डू थिंग्स दैट आई वांट टू डू बट आई कांट डू। तो ये जो फीलिंग है, तो यूं कहिए कि इट इज एन एनवी मोर देन अप्रिसिएशन। तो सर ये जो आप अभी आपने भी बात की, इमरान खान की भी बात की कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है भारत की। तो आपके ख्याल से क्या ये इकोनॉमी की वजह से ये ताकत आई है, इकोनॉमी की वजह से इंडिपेंडेंट हुए हैं कि हर एक से बात कर सकते हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स पाकिस्तान की ये वीकनेस तो है कि हम अभी तक फंड्स पर ही चल रहे हैं। देखिए, आप आपने खानदानों में देखे, जो रिश्तेदार आपसे एक बार पैसे मांग लेते हैं ना, हम्म। रिश्ते में बैलेंस ऑफ पावर बदल जाता है। अगर बड़ा भाई छोटे भाई से भी पैसे मांग लिया तो फिर छोटा भाई विल स्टार्ट डिक्टेटिंग। हम्म। अगर आप मुझसे पैसे मांगे, मैं घर खरीद रही हूँ, हम्म। ठीक है, तो मैं आपको लोन दे दिया या पैसे दे दिए, फिर आप एक अच्छी हम्म। गाड़ी खरीदे तो मैं उसमें दखल अंदाजी करूँ, भाई ये गाड़ी क्यों हम्म। खरीदी, ये क्यों खरीदी। सो सडनली हम्म। यू टेक मनी फ्रॉम समबडी, यू आर, आप उनको उनकी बकवास करना पड़ता है, राइट। सो बेगर्स कांट बी चूजर्स का जो स्लोगन है, दैट क्लियरली अप्लाइज। इंडिया इज नॉट टेकिंग मनी फ्रॉम पीपल, डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया सऊदी अरब को जो चाहे वो बोल सकता है, दे वांट ट्रेड रिलेशंस, बट लेकिन ऐसा डिपेंडेंसी नहीं है, डेस्परेशन नहीं है कि अगर सऊदी से पैसे हमको नहीं मिले या अमेरिका से ये। तो ये जो ऑटोनमस पॉलिसी आ रही है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। देखिए, देखिए फॉर एग्जांपल, जो पढ़ी लिखी औरतें होती हैं, जिनको जॉब करने की काबिलियत होती है, उनको अपने शौहरों से जुल्म सहने की जरूरत नहीं है। हम्म। उसको घर से लात मार के निकाल सकते हैं, उसको डिवोर्स करके वो अपनी अलग जिंदगी गुजार सकते हैं, राइट। मगर अगर आपके पास करियर नहीं है, जॉब नहीं है, तो दिन आपको जुल्म बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये जो इंडिया इंडिया की जो ऑटोनमस फॉरेन पॉलिसी इज देयर बिकॉज इंडिया इज नॉट इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन एनीबडी एनीमोर। और उससे उससे हटके तो अब तो डेवलपमेंट भी हो गई। इंडिया का डिफेंस बजट इज द थर्ड बिगेस्ट, यानी इंडिया हैज द हम्म। कैपेसिटी कि वो दूसरों को लड्डू दे सकते हैं ना अब। मतलब फ्रांस तो मर रहा है, उसको $2 बिलियन की एड, दुनिया में बहुत सारे, सिवाय अमेरिका के ऐसा कोई मुल्क नहीं है जो जिसके मुंह से राल ना टपके $3-4 बिलियन के ऑर्डर के लिए, राइट। हम्म। अरे $3 बिलियन का ऑर्डर मिल जाएगा तो जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे हमारी इकोनॉमी में, हमारी पॉलिटिकल पार्टी नेक्स्ट इलेक्शन में जीत सके। तो इंडिया हैज नाउ द कैपेसिटी टू गिव टू द टू रिच कंट्रीज आल्सो। इस वजह से भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और मैं आपको ये कहता हूँ कि इंडिया की जो डायस्पोरा है, उसके वजह से भी बहुत इंडिया में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है। आप देखे होंगे अभी व्हाइट हाउस ने इतने धूमधाम से जो है सो दिवाली मनाई है, और इंडिया के कई डायस्पोरिक सक्सेसेस है, सीईओज ऑफ मल्टीनेशनल फर्म्स, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ अदर कंट्रीज। अब यूरोप के 2 मुल्क में अब इंडियन ओरिजिन के लोग आ गए हैं, पोर्चुगल और यूके में। तो इससे क्या होता है कि इंडिया की जो एज ए होम कहिए, इंडियंस को एज ए नेशन सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। देखिए, मैं अमेरिका में बैठ के मैं ये पहन के जाता हूँ क्लास में पढ़ाने के लिए, इस तरह के कपड़े, दे लव इट, स्टूडेंट्स लव इट। ये मुझे शर्म नहीं आती कि मैं ये पहन के जा रहा हूँ, सूट भी पहनता हूँ, ये भी पहनता हूँ, मेरे मूड के ऊपर है, हम्म। कलर के ऊपर है। सो देयर इज अ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन इन इंडियंस, जो आपको 10-15 साल पहले वो नजर नहीं आता था। तो मैंने इससे पहले भी शायद आपके शो पे कहा था कि जैसे गावस्कर बैट करते थे, पीछे बैकफुट पे बैकफुट पे बैकफुट पे, दिन दिन में स्लो टुक 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 टुक, वैसा नहीं करता। अब देखा विराट कोहली धूम मचा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो दैट इज ए मेटाफर कि इंडिया कैसा बदल गया। इंडिया हैज बिकम सेल्फ कॉन्फिडेंट, इंडिया हैज बिकम मोर असर्टिव। और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 1980s और 1990s में
आप फॉरेन अफेयर्स मैगजीन निकाल के देखें, एशियन वैल्यूज पे बड़े डिबेट्स होते थे। व्हाट आर एशियन वैल्यूज? तो ये जो हम्म, चाइना का, जापान का, सिंगापुर, हांगकांग का जो सक्सेस था, इकोनॉमिक सक्सेस, एशियन टाइगर्स जिनको कहते थे, वो कहते थे कि उनकी इकोनॉमिक सक्सेस इज बिकॉज ऑफ देयर एशियन वैल्यूज। तो वेस्ट में काफी डिबेट हो रहे थे, और सबसे बड़ी जो वैल्यू थी वो सेविंग, कि ये मुल्क 15-20% सेविंग करती थी सोसाइटी, तो इनको डेवलपमेंट के लिए पैसे बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, खुद अपने ही पैसों से वो डेवलप हो सकते थे, तो वो डेट ट्रैप में नहीं फंसे ये मुल्क। तो उस तरह से अब इंडिया जब तरक्की करने लगा है इकोनॉमिकली, और इंडिया हैज बिकम असर्टिव, अब लोग इंडियन वैल्यूज की बात कर रहे हैं कि भाई व्हाट आर दोज वैल्यूज। वी ऑटोमेटिकली अज्यूम कि इनकी तरक्की इनके वैल्यूज, इंडिया की जो अब वैल्यूज हैं, इंडिया के वैल्यूज पहले भी थे जब ब्रिटिश ने आके कॉलोनाइज कर दिया, और इंडिया वाज नॉट ए रिच कंट्री, 50 साल पहले भी वैल्यूज थे। लेकिन अब इंडियन वैल्यूज को रिकग्नाइज किया जा रहा है, रेस्पेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया इज डूइंग वेल, एंड द अजम्पशन इज कि आपके वैल्यूज और आपके सक्सेस में ताल्लुक है। तो इंडिया इज नाउ फीलिंग कॉन्फिडेंट टू टॉक अबाउट सॉफ्ट पावर। योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे, इंडिया अप्रिसिएशन डे, और धूमधाम से दिवाली मना रहे हैं। आपने देखा ऋषि सुनाक ने कितनी ओपनली अपनी वैल्यूज को डिस्प्ले किया है, भगवत गीता पे उन्होंने कसम खाई है। So he's feeling proud of his Indian heritage and Indian values because he knows कि सारी दुनिया उसको अब वो वैल्यूज को अब रिस्पेक्ट कर रही है। तो एक किस्म से ये कहिए कि सारा कॉन्फिडेंस आपको ये फॉरेन पॉलिसी पे नजर आ रहा है, बट इट्स नॉट जस्ट इन फॉरेन पॉलिसी। आप अलग अलग चीजों में, इंडिया की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में वही कॉन्फिडेंस, वही अग्रेशन। आप देखें इंडिया की जो क्रिकेट टीम है, खवातीन की देखें आप, तो जो अभी जो कैप्टन है, जो इंडिया की ओपनर है, मैं 2-3 मैचेस देखा हूँ, द सेम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड असर्टिवनेस इंडियन वुमेन आर आल्सो शोइंग, जो पहले नहीं थी। अगर आप इंडिया की पुरानी जो अभी कैप्टन रिटायर हुई है, उनका नाम भूल रहा हूँ, RM से इनिशियल है, वो वैसी डिफेंसिव गावस्कर की तरह खेलती थी। अब जो नई लड़कियां हैं, मंधाना वगैरह, वो विराट की तरह खेलते हैं। सो द होल कंट्री हैज बिकम वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट। तो सर व्हाट डू यू थिंक, ये एक टीम वर्क होता है, या आप सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर को देंगे, या अगर हमारे यहाँ अगर सही नहीं हो रहा तो उसका क्या मतलब है कि टीम भी ठीक नहीं है, या सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर की गलती है जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इस कदर फेल हमने होती हुई देखी है? देखिए, फॉरेन पॉलिसी एक और फॉरेन पॉलिसी डिसीजन दो चीजें होती हैं, राइट? तो आप जो डिसीजंस ले लेते हैं ना छोटे मोटे, तो उससे आप लीडरशिप पे ब्लेम कर सकते हैं, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल मुझे बड़ी हैरत हुई कि पिछले 3-4 साल से आप लोग बातें कर रहे हैं कि वी शुड मूव फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स। ये एक बड़ा स्लोगन था ना। तो ठीक है, ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की फिलॉसफी में तब्दीली आनी चाहिए। तो आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ना तो समरकंद में जिक्र किया जियो इकोनॉमिक्स का, ना तो UN जनरल असेंबली की मीटिंग में किया, ना दूसरे मुलाकात जो हुए उनकी वॉशिंगटन में। ऐसा जैसा कि उनको मेमो नहीं मिला था कि भाई हमारी पॉलिसी बदल गई है, अब हम जियो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। लाइक ही डिडंट नो कि उसकी उनकी मुल्क की पॉलिसी क्या है। तो ये बैड डिसीजंस है, समझे ना, ये गलत, ये बैड डिसीजंस लिए उन्होंने, कि समरकंद में अगर वो चाहते हैं तो ही कुड हैव स्टार्टेड ए डायलॉग ऑफ जियो इकोनॉमिक्स। और अगर वो अच्छी, इमेजिन करें आप, एक ऐसा शख्स जो वहां पे खड़े रह गए आधा घंटा 1 घंटा समरकंद में, फिर न्यूयॉर्क में धांसू सी तकरीर करता कि हमारी फिलॉसफी बदल गई, ये है हमारी जियो इकोनॉमिक्स, और वो इंस्पायर कर देते ना। वहां पे तो बड़ा आसान था, 8-9 मुल्क ही थे। अगर वो इंस्पायर कर दे तो दुनिया का विजन भी बदल जाता ना पाकिस्तान के खिलाफ, राइट? अब मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूँ कि ये, लाइक आई एम टेलिंग यू कि ही इज इनकॉम्पिटेंट, राइट? और तो वो वहां पे लीडरशिप फेलियर है। लेकिन क्या वो विजन भी सही है? दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या वो जियो इकोनॉमिक्स का विजन ही सही है या नहीं, उस पे पब्लिक डिबेट्स नहीं हो रहे हैं। सो इट इज ऑल्सो पर्सनैलिटी का कल्ट बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में।
इंडिविजुअल कल्ट ज़्यादा और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट नहीं है उसको बैक करने के लिए। इंडिया में भी है पर्सनालिटी का कल्ट, इंसान को भगवान बहुत जल्दी बन जाता है इंसान। हमारे स्टेट में एनटी रामा राव एक मूवी स्टार थे, जो चीफ मिनिस्टर बने, उनकी मंदिरें बन गई, राइट। तो लेकिन इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट भी है, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट भी है। मैं काफ़ी इंडिया के अब पीएचडी जो कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में और जर्नलिस्ट, तो मैं जब उनसे इंटरेक्ट करता हूँ तो आई एम वेरी इम्प्रेस के डेप्थ बढ़ रही है, नॉलेज बेस डेप्थ बढ़ रही है, कि हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, तुरुम खान जैसे बातें करने, ब्रवाडो नहीं है। लेकिन आप जब जयशंकर जब बात करते हैं ऐसा लगता है कि बहुत संजीदा इंसान बहुत संजीदा बातें कर रहा है, राइट। ये स्मग लुक नहीं रहता चेहरे पर। आप देखें बाज मुल्कों में, खासतौर से मुस्लिम दुनिया की लीडरशिप, ये एक स्मगनेस, बहुत चीजें मुझे समझ में नहीं आता कि है तो कुछ नहीं यार। वो एक मजाक से कहते हैं ना, इनका डंडा, इनकी लाठी इनकी जबान से छोटी है। जिनके पास बड़ी लाठी होती है ना, वो बड़े स्टाइल से चलते हैं दुनिया में, लेकिन हमारे पास लाठी ही नहीं है, लेकिन जबान ऐसी चलती है, पता नहीं कि क्या समझे। तो देयर इज दैट डिस्पैरिटी इन लीडरशिप स्टाइल। और उसके लिए इट हैज टू हैव के सोसाइटी में वैल्यूज की बात जरूर आ जाती है कि लोग सिंसियर रहो। बातें तो हम बहुत करते हैं, नसीहा अद्दीन वगैरह वगैरह, लेकिन वो रियलिटी में नहीं आया, दिखावा बहुत आ गया है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। नमाज पढ़े या ना पढ़े, प्लेन में जरूर पढ़ना है आपको नमाज। इधर उधर ये दिखा नहीं, किसको दिखा रहे हो? ये खुदा, मैं आपका खुदा थोड़ी हूँ जो आप मेरे सामने आके नमाज पढ़ रहे हैं, आप खुदा के सामने। So there is a lot of दिखावा in terms of religiosity, और religion is a source of values। वो आपकी जो कैरेक्टर है उसको बेहतर बनाना चाहिए, ये ना कि तमाशा बन जाए। बिल्कुल, और ऐसा ही होना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ सीख कर आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। और मेरा ख्याल है कि कोई हर्ज नहीं है अगर हमारे मिनिस्टर्स और हमारे एक्स मिनिस्टर्स भी जो हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर्स अगर वो तारीफ कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी की भारत की, तो हमें उनसे बिल्कुल सीखना चाहिए और अपने आप को कहीं ना कहीं पे अपनी गलतियों को मानते हुए ठीक होने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक होप यू टू वेरी सी यू सून। थैंक यू सर।